देखिए, कल हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 4 जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी पहली प्रश्नावली हमने पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। जो द्विघात समीकरण के मानक रूप को संतुष्ट करता था वो समीकरण द्विघात समीकरण होता था। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो इस द्विघात समीकरण के मानक रूप को संतुष्ट कर रहा था, वही समीकरण द्विघात समीकरण कहला रहा था। आइए, ये प्रश्न है उसी प्रश्नावली का 4.1 का ये दूसरा प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न दिया है, ये शब्दों में लिखा है, ये बात जो लिखी गई है शब्दों में लिखी गई है। इसको आपको जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यानी बीजगणितीय रूप में लिखना है। और ये चेक करना है कि क्या ये जो बातें लिखी गई हैं, अगर इनको हम बीजगणितीय रूप में लिखें, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें, तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखी जा सकती है? ये हमको लिखना है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो मीटरों में दी गई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इस बात पर ध्यान दीजिए, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ये जो बात लिखी गई है, जरा इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए और देखिए द्विघात समीकरण में लिखा गया है कि नहीं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब कोई क्षेत्र है, कोई खेत है। जैसे ये एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार भूखंड है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगली बात क्या कह रहा है? कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई को मान ले यक्स मीटर है, कितना मान ले? यक्स मीटर। बात कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई को हमने यक्स मान लिया है, तो चौड़ाई ये जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना, यानी यक्स अगर चौड़ाई है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2x। 2x और उससे कितना अधिक है? एक अधिक है, तो इसमें एक और जोड़ दो। ठीक, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी 2x + 1 मीटर हो जाएगा। ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गया? ये चौड़ाई। ठीक, अब क्या कह रहा है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। चलिए आप जानते हैं कि आयताकार, यहां हल करते हैं। हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये दिया है, पहली चीज तो दे रखी है 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बराबर दिया है 528। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई का मान कितना है? 2x + 1 और चौड़ाई कितना है? x है। ये 2x + 1 और ये x बराबर कितना हो गया? 528। चलो गुणा करते हैं। 2x का x में गुणा होगा कितना आएगा? 2x स्क्वायर। फिर इसका इसमें गुणा होगा कितना आएगा? x बराबर 528। 528 को जरा इधर लाइए। 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो 528 बराबर। अच्छा, क्या ये बताइए ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा गया है? ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? इसलिए ये जो समीकरण लिखा है, क्या लिखा है? द्विघात समीकरण। और वैसे भी आप देखिए यक्स की घात कितनी है? 2। हमने कल बताया था कि ऐसा समीकरण
जिसमें यक्स की बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है, वो द्विघात समीकरण होता है। नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण। लिखेंगे हम कि उपरोक्त समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको निकालना नहीं है आपको, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, बस आपको चेक करके बताना है कि ये जो बातें लिखी गई हैं, ये जो शब्दों में लिखा गया है, इसको जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे यानी बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो देखो द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत, मैं लिख दे रहा हूं दूसरा प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अन्य हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, ये लिखा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। चलिए बहुत आसान है, ज्ञात करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। यानी ये जो बात लिखी गई है इसको भी आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है और यह देखना है कि जो समीकरण बन के तैयार होगा वो समीकरण द्विघात समीकरण रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, पहली चीज समझिए, इसमें कुछ बारीक बातें, वो क्या कह रहा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 2 क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक, ट्रांजिटिव, एक के बाद एक। जैसे एक के बाद क्या आता है अगला नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये कैसे नंबर है, ये क्रमागत माने क्रम से। क्रम, एक क्रम होता है, एक सीरियल होता है। आगत माने आने वाला, जो क्रम से आता है वो क्या कहलाता है, क्रमागत। वो संख्या जो क्रम से आती है वो क्या कहलाती है, क्रमागत। यानी जिनके बीच का गैप जो है वो समान रहता है। इससे इसके बाद वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे समांतर श्रेणी तो उसमें क्रमागत की खूब बातें होंगी। ठीक, जैसे देखिए मैं कुछ बातें बता दूं। अगर दो क्रमागत संख्याएं लिखनी, धनात्मक पूर्णांक लिखना है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखना है। अगर हम मान लो पहली संख्या कितनी है, जैसे पहली संख्या कितनी है, मान लो यक्स है, क्या है, यक्स है, तो अगला क्या होगा, यक्स प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, यक्स प्लस 1 होगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, यक्स, पहला मान लो यक्स है और दूसरा क्या है, यक्स प्लस 1। ठीक, अब इसमें कह क्या रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी ये जो पहली संख्या है और ये जो दूसरी संख्या है, दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो कितना आ रहा है, 306। तो जैसा कह रहा है प्रश्न वैसा करो, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यक्स और गुणे यक्स प्लस 1, ये कितना है, 306। पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों क्रमागत हैं और दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो चलो दोनों गुणा करो, यक्स यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर, यक्स और 1 का गुणा यक्स बराबर 300। ये 306 राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो 306 बराबर। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो लिखा गया है समीकरण, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि यक्स की बड़ी घात कितनी,
2। और वैसे भी ये ax² प्लस bx प्लस सी को प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये जो समीकरण है वो कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक, इसका मान नहीं हमको ज्ञात करना है। पहले देखिए यहां लिखा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। माने ये जो स्थिति ये जो बन रही है, ये जो बातें लिखी गई, इनको बस आपको केवल द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है, इसमें मान और नहीं निकालना है। इसका जो हल है, जो शून्यक, वो नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ इसमें इतना ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, बस इसको प्रदर्शित कर दीजिए। जब इसका हल निकालने की बारी आएगी तो हम लोग हल निकालेंगे, लेकिन अभी जो बात कह रहे, जितनी बात कही जा रही उतना ही सिर्फ आपको करना। ठीक है, हम लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मिटा दें, समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न, जो भी बातें ना समझ में आए उसको आप कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं, या कोई सुझाव देना हो, कोई परामर्श देना हो तो वो भी आप, उसका भी स्वागत है। तीसरा प्रश्न क्या है, रोहन की मां। देखिए ये उम्र से संबंधित जो प्रश्न है वो बोर्ड की परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। ठीक, रोहन की मां उससे मतलब किससे, रोहन से, उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, माने बाद में, हाँ पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए ये प्रश्न है, देखिए इसको भी आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, निरूपित करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की बारीकी पर जाइए। कह रहा है रोहन की मां, एक लड़का है रोहन, उसकी मां जो है उससे यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी। कितना साल बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी। फिर कह रहा है उनकी आयु, वर्षों में है आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। एक चीज ध्यान देना, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, ये समय के साथ हो रहा है ना, हमारी उम्र बढ़ रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी उम्र ना बढ़े। अगर मेरी उम्र बढ़ेगी तो आपकी भी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि हम दोनों समय के पैरेलल चल रहे हैं। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी भी उम्र बढ़ेगी और आपकी भी। अगर रोहन बड़ा हो रहा है तो उसकी माता जी भी तो बड़ी होंगी। बताइए, अगर रोहन की उम्र बढ़ रही है तो जो रोहन की माता जी हैं उनकी भी तो उम्र बढ़ेगी। चलिए पहले हम मान लेते हैं, इसको हल करते हैं। मानते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु, मतलब मौजूदा जो उसकी उम्र है, जो मौके पे उसकी उम्र है, मान लेते हैं वो कितनी है, x वर्ष। कितनी है, x वर्ष। और जो रोहन की मां है ये भी मान लेते हैं कि रोहन की मां की वर्तमान आयु। देखिए रोहन की जो माता जी हैं वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन अगर x वर्ष के हैं तो रोहन की मां कितनी वर्ष की होंगी,
यक्स प्लस 26 कितना होगा? यक्स प्लस 26 वर्ष। रोहन की उम्र में 26 साल और जोड़ दो तो रोहन की मां की उम्र निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा, ध्यान देना, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, माने ये जो यक्स वर्ष रोहन की उम्र है और ये यक्स प्लस 26 वर्ष रोहन की माता जी की उम्र है, इनसे 3 साल बाद की बात की जा रही। तो लिखेंगे हम कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अगर 3 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में, तो मौके पे यक्स है, उसी में 3 वर्ष और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 3, यही होगी। और भाई अगर रोहन बड़ा होगा तो माता जी भी तो बड़ी होंगी, तो माता जी की भी उम्र में बढ़ोतरी होगी। लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, ये कितना होगा? मौके पे कितनी है? यक्स प्लस 26, इसी में कितना जोड़ दो? और 3 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया? यक्स प्लस 26 3 29 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी जो ये 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र है, अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो कितने बराबर हो जाएगा? 360। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा? ये यक्स प्लस 3 और वो यक्स प्लस 29, यानी दोनों की जो तब की उम्र है उनका गुणनफल क्या हो जाएगा? 360। चलो गुणा करके देखते हैं। यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर, यक्स का ये 29 में गुणा कितना हो जाएगा? 29 यक्स। अब इसकी बारी, 3 और यक्स का गुणा 3 यक्स, 3 और 29 का गुणा 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8, 87 बराबर 360। ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32 यक्स, और ये प्लस 87, ये 360 राइट हैंड साइड में, इसको उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यहां क्या लिखा जाएगा? माइनस 360 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, ये 87 में से 360 घटेगा, कितना आएगा? क्योंकि 87 छोटा अंक है और 360 बड़ा अंक है, तो 360 में से 87 घटाओ, कितना आएगा? 10 में से 7 जाए 3, यहां कितना बचा? 5, तो 15 में से 8 जाए 7, और फिर यहां कितना बचा? 2, तो 2 उतर गया, और क्योंकि उल्टा घटाए हैं इसलिए क्या लगा? माइनस बराबर 0। अब जरा ये बताइए, ये जो समीकरण लिखा है ये क्या द्विघात समीकरण जैसा नहीं दिख रहा है ना? क्यों द्विघात समीकरण जैसा है? इसलिए है क्योंकि यक्स की बड़ी घात कितनी? 2। तो वो समीकरण जिसमें यक्स की बड़ी घात कितनी होती है? 2 होती है, वो समीकरण कैसा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। यहां नीचे हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए इस तरीके से आप विधिवत प्रश्न लगाएंगे तब आपको भरपूर नंबर मिलेगा। यहां पर वो नहीं निकालना कि रोहन की उम्र कितनी है, ये सब नहीं, उसको बस दिखाना। पहले में प्रश्न में क्लियर कर दिया है कि आपको ये जो स्थितियां लिखी गई हैं उनको बस आपको द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना। तो देखिए द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं? ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको होमवर्क कर सकते हैं, ठीक, और नहीं तो कहिए कल बताएं। ठीक, ये
प्रश्न नोट कर लीजिए, होमवर्क है आपका 4 प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली, यह ध्यान रहे ये जो प्रश्नावली सब हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का है। कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक्स की जो प्रश्नावली 4.1 है, 4.1 है, उसका आपको प्रश्न लगाना है दूसरे का चौथा प्रश्न। ये आपका होमवर्क है। अगर कहीं इसमें कोई परेशानी होती है तो कल फिर हम लोग समझेंगे। ठीक, धन्यवाद।